राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शुल्क व्यवहार। उपयुक्त कर वसूली के 3 प्रकार हैं। बाह्य, अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं की चुंगी। आभ्यंतर, राजधानी के भीतर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की चुंगी। और आतिथ्य, विदेश से आने वाले माल की चुंगी। इनके 2 भाग हैं, निष्काम्य और प्रवेश्य। बाहर जाने वाले माल पर लगाई गई चुंगी को निष्काम्य और बाहर से आने वाली माल पर लगाई गई चुंगी को प्रवेश्य कहते हैं। आयात माल पर सामान्यतः उसकी लागत का 5वां हिस्सा चुंगी ली जानी चाहिए। फूल, फल, साग, गाजर, मूल, शकरकंद, धान्य, सूखी मछली और मांस, इन वस्तुओं पर उनकी लागत का 6वां हिस्सा चुंगी लेना चाहिए। शंख, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रबाल, हार, इन मूल्यवान वस्तुओं की चुंगी उनके विशेषज्ञों, पारखियों अथवा विशिष्ट रूप से नियत समय के लिए नियत वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित करनी चाहिए। मोटे तथा महीन रेशमी कपड़े, कमीखाब, सूती कवच, हरताल, मैनसील, हिंगुल, लोहा, गेरू, चंद, अगर, पीपल, कटुक, मादक बीजों से निकाला गया द्रव्य, शराब, हाथी दांत, मृगचर्म, रेशम तागे, बिछौना, ओढ़ना, अन्य रेशम वस्त्र और बकरी तथा भेड़ के ऊन के बने कपड़ों आदि पर उनके मूल्य का 15वां हिस्सा चुंगी ली जानी चाहिए। मामूली सूती कपड़ों, चौपायों, दुपायों, सूत, कपास, दवाई, लकड़ी, बांस, छाल, बैल आदि का चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, अनाज, घी, तेल, खाना, नमक, शराब और पके हुए अनाजों पर उनकी कीमत का 20वां या 25वां भाग चुंगी लेना चाहिए। द्वारपाल को चाहिए कि वह नगर के प्रधान द्वार से प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर उनके नियत कर का 5वां हिस्सा कर वसूल करे। हर प्रकार का कर इस ढंग से नियत करना चाहिए जिससे अपने देश का उपकार हो। जिन प्रदेशों में जो चीज़ें पैदा होती हैं वही उनको बेचना नहीं चाहिए। खानों से तैयार किया हुआ कच्चा माल खरीदने बेचने वालों को 100 शन दंड देना चाहिए। फूल फल के बगीचों में ही फूल फल खरीदने बेचने वालों को 54 पत दंड देना चाहिए। साग भाजी के खेतों में ही साग भाजी तथा कंदमूल खरीदने बेचने वालों को 52 पन दंड देना चाहिए। इसी प्रकार अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने वालों को 53 सन दंड देना चाहिए और अनाज के खेत से ही खरीदने बेचने वालों को क्रमशः 1 पन तथा 1.5 पन दंड देना चाहिए। इसलिए राजा को चाहिए कि वह देश, जाति तथा आचार के अनुसार नए एवं पुराने हर पदार्थों पर कर की व्यवस्था करे और उनमें जहाँ से नुकसान की संभावना हो उनके लिए उचित दंड की व्यवस्था भी करे। सूत व्यवसाय के अध्यक्ष सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह सूत, कवच, कपड़ा और रस्सी आदि के कातने, बुनने तथा बंटने वाले निपुण कारीगरों से उनके इन कार्यों की जानकारी प्राप्त करे। ऊन, बल्क, कपास, सेमल, सन और जूट आदि को कतवाने के लिए विधवाओं, अंगहीन स्त्रियों, कन्याओं, सन्यासियों, सजायाफ्ता स्त्रियों, वेश्याओं की खालाओं, बूढ़ी दासियों और मंदिर की दासियों को नियुक्त करना चाहिए। सूत की एकसारता, मोटाई और मध्यमा को अच्छी तरह जांच करने के बाद उक्त महिलाओं की मजदूरी नियत करनी चाहिए। कम ज़्यादा सूत काटने वाली स्त्रियों को उनके काम के अनुसार वेतन देना चाहिए। सूत का वजन अथवा लंबाई को जानकर पुरस्कार रूप में उन्हें तेल, आंवला और उपटन देना चाहिए जिससे वे प्रसन्न होकर अधिक कार्य करें। त्योहारों और छुट्टी के दिनों में उन्हें भोजन, दान या सम्मान देकर उनके कार्य करवाना चाहिए। निर्धारित मात्रा में सूत कम काटा जाए तो सूत के मूल्य के अनुसार उनका वेतन काटना चाहिए।
नियत कार्यकाल और निश्चित वेतन के अनुसार ही कारीगरों को निश्चित नियुक्त करना चाहिए। उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए जिसमें कि कार्य में किसी प्रकार का कपट न होने पाए। अध्यक्ष को चाहिए मोटे महीन रेशमी कपड़े, चीनी, रेशम, रंगो भृंग की ऊन और कपास का सूत काटने बुनने वाले कारीगरों को इत्र, फुलेल तथा अन्य पारितोषिक देकर सदा प्रसन्नचित रखें। उनसे वह ओढ़ने, बिछोने एवं पहनने के डिजाइनदार वस्त्र बनवाएं। निपुण कारीगरों से मोटे महीन सूत के कवच बनवाने चाहिए। जो स्त्रियां प्रदानशील हों, जिनके पति प्रदेश गए हों, विधवा हों, जो लूली लंगड़ी हो, जिनका विवाह न हुआ हो, जो आत्मनिर्भर रहना चाहती हों, ऐसी स्त्रियों के संबंध में अध्यक्ष को चाहिए कि वह दासियों द्वारा सूत भेजकर उनसे कतवाएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। घर पर काटे हुए सूत को लेकर जो स्त्रियां स्वयं या दासियों के साथ लेकर प्रातःकाल ही सूत्रशाला में उपस्थित हों, उन्हें यथोचित मजदूरी दी जानी चाहिए। सूत्रशाला में अधिक सवेरा होने के कारण यदि कुछ अंधेरा हो तो वहां उतना ही प्रकाश किया जाए जिससे सूत अच्छी तरह देखा जा सके। स्त्री के मुख देखने या कार्य के अलावा इधर उधर की बात करने वाले परीक्षक को प्रथम साहस दंड दिया जाना चाहिए। उन्हें उचित समय पर वेतन या मजदूरी न दी जाए तो मध्यम साहस दंड और कार्य न करने पर यदि वेतन दिया जाए तब भी मध्यम साहस दंड देना चाहिए। जो स्त्री वेतन लेकर भी कार्य न करे उसका अंगूठा काटवा देना चाहिए। यही दंड उसको भी देना चाहिए जो माल को चुराए, खो दे अथवा लेकर भाग जाए। प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए। सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह रस्सी बटकर जीविकोपार्जन करने वाले, चमड़े का कार्य करने वाले कारीगरों से संपर्क बनाए रखे। उनसे वह गाय आदि बांधने के लिए रस्सी तथा हर तरह का चमड़े आदि का सामान बनवाता रहे। सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह सूत, सन आदि की रस्सियाँ और कवच बनाना तथा घोड़ा बांधने के उपयोगी बैत एवं बांसों की रस्सियाँ बनवाएं। कृषि विभाग के अध्यक्ष को यह आवश्यक है कि वह कृषि शास्त्र, पैमाइश और कृषि विज्ञान की पूरी जानकारी हासिल करे अथवा इन सभी विद्याओं के विशेषज्ञों को अपना सहायक बनाकर यथा समय अन्न, फूल, फल, शाक, कंद, मूल, सन, कूट और कपास आदि के बीजों का संग्रह करे। उन संग्रह किए हुए बीजों को वह कृतदासों, नौकरों और सपरिश्रम सजायाफ्ता कैदियों के द्वारा ऐसी भूमि बुआए जो कई बार जोती गई हो। खेत जोतने, बोने के साधन, हल, बैल आदि से कोई स्थायी संबंध उनका न रखा जाए। इसी प्रकार कारीगरों, बढ़इयों, खाई खोदने वाले, रस्सी बटने वालों और सपेरों से उन कर्मचारियों को स्थायी संसर्ग न होने दिया जाए। यदि इन कारीगरों तथा बढ़ई आदि कर्मचारियों से खेती आदि में कोई नुकसान न हो तो उसकी हानि उन्हीं से पूरी की जाए। वर्षा जल को मापने के लिए बनाए हुए एक हाथ मुंह वाले कुंड में यदि 16 द्रोण पानी भर जाए तो समझना चाहिए कि रेतीली जमीन फसल बोने के योग्य हो गई है। इसी प्रकार जल बरसने वाले प्रदेशों के लिए 24 द्रोण पानी, दक्षिणी प्रदेशों के लिए 13.5 द्रोण पानी, मालव प्रदेश के लिए 23 द्रोण पानी, पश्चिम प्रदेशों के लिए अधिक से अधिक और हिमालय प्रदेशों तथा नहरी प्रांतों के लिए समय समय का पानी फसल बोने के लिए उचित है। वर्षा के अनुपात में यदि एक हिस्सा सावन कार्तिक में और 2 हिस्सा भाद्रपद आश्विन में पानी बरसे तो वह वर्ष फसल के लिए लाभदायी समझना चाहिए। अच्छे वर्ष के आसार इन बातों पर निर्भर है जब बृहस्पति मेष राशि से वृष राशि पर संक्रमण करे, जब गर्भाधान अर्थात मार्गशीर्ष आदि 6 महीनों में कोहरा, वर्षा, बादल आदि देखे जाए, जब शुक्र ग्रह की उदयास्त गति आषाढ़ की पंचमी आदि 9 तिथियों में संचालित हो और जब सूर्य के चारों ओर मंगल दिखाई दे, ये सभी अच्छी वर्षा के लक्षण हैं। यदि सूर्य के चारों ओर मंडल पड़ा हो तो अनाज के अच्छे दाने का अनुमान करना चाहिए। यदि बृहस्पति वृष राशि का हो तो अच्छी फसल का अनुमान करना चाहिए।
यदि शुक्र की उदयास्त गति कारण हो तो अच्छे वृष्टि का अनुमान करना चाहिए। लगातार 7 दिन में 3 बार उत्तम है। सारी वर्षा ऋतु में 80 बार बूंदों की वर्षा भी उत्तम है। यदि 60 बार धूप खिलकर फिर बार बार वर्षा होती रहे तो वह वर्षा अति उत्तम मानी गई है। बीच बीच में हवा के चलने और धूप के खिलने का अंतर छोड़कर वर्षा हो और 3-3 दिन हल चलाने का अवसर देकर यदि वर्षा हो तो उत्तम मानी गई है। वर्षा के अनुपात से ही बीज बोना चाहिए। साठी या धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, कोदो, तिल, कांगनी और लोबिया आदि को वर्षा शुरू होने से पहले ही बो देना चाहिए। मूंगे, उड़द और छीमी आदि को वर्षा के मध्य में बोना चाहिए। कुसुम्बी, मसूर, कुल्थी, जौ, गेहूँ, मटर, अलसी और सरसों आदि अन्नों को वर्षा के अंत में बोना चाहिए अथवा इन सभी अन्नों को ऋतु के अनुसार जैसा उचित न हो बोना चाहिए। जो खेत बोए गए हों उन्हें शीताध्यक्ष आदि कटाई पर दूसरे किसानों को बोने के लिए दें अथवा जो लोग शारीरिक श्रम पर ही जीवित हैं उनको वह जमीन दे दी जाए और उस जमीन की पैदावार का 4वां या 5वां भाग उन्हें दिया जाए या स्वामी की इच्छा अनुसार ही उनको दिया जाए, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि उन्हें इस प्रदत्त भाग को स्वीकार करने में कोई कष्ट न हो। अपने धन और बाहुबल से बनाए गए तालाबों से यदि सिंचाई की जाए तो उस उपज का 5वां हिस्सा राजा को देना चाहिए। अपने कंधों पर जल लाकर यदि यह खेतों की सिंचाई करता है तो उसे 4वां हिस्सा राजा को देना चाहिए। यदि वह नहर या नालियाँ बनाकर खेतों को सिंचता है तो उसे पैदावार का 3वां हिस्सा देना चाहिए। अपने धन और श्रम से यदि नदी, झील और कुओं पर रहट लगाकर खेत की सिंचाई की जाए तो पैदावार का 4वां भाग राजा को देना चाहिए। ऋतु के अनुसार पानी की सुविधा देखकर ही खेतों में बीज बोना चाहिए। धान, गेहूँ आदि की फसल उत्तम मानी गई है। कंदली आदि की फसल मध्यम कोटि की है। ईख की फसल ओछी मानी गई है क्योंकि इसके बोने बड़ा श्रम करना पड़ता है और अनेक बाधाओं से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। नदी के कछारों एवं किनारों की जमीन का पेठा, कद्दू, ककड़ी, तरबूज आदि बोने के लिए उपयुक्त है। पीपल और ईख आदि बोने के लिए वह जमीन उपयुक्त है जहाँ पर नदी का जल एक बार घूम गया हो। साग भाजी बोने के लिए कुएं के आसपास की जमीन उपयुक्त है। जौ आदि बोने के लिए झील और तालाबों के किनारों की गीली जमीन उपयुक्त है। धनिया, जीरा, खस, नेत्रवाला तथा कचालू आदि बोने के लिए ऐसे खेत उपयुक्त है जिनके बीच में तालाब बने हों। सूखी और गीली जमीन में जिन जिन अनाजों की अधिक उपज हो उनको समझकर बोना चाहिए। धान के बीजों को 7 दिन तक रात की ओस और दिन की धूप में रखना चाहिए। मूंग, उड़द आदि के बीजों को इसी प्रकार 3 दिन रात और 5 दिन रात ओस और धूप में रखना चाहिए। बोए जाने वाली ईख के पोरों की कटी हुई जगहों में शहद, घी या सूअर की चर्बी के साथ गोबर मिलाकर लगा देना चाहिए। सूरन, शकरकंद आदि कंद फलों के कटे हुए स्थानों पर गोबर, शहद का लेप अथवा घी का लेप लगा देना चाहिए। कपास आदि के बीजों को गोबर आदि से लपेटकर बोना चाहिए। आम, कटहल आदि वृक्षों के किसी गड्ढे में डालकर कुछ गर्मी बीजों को दी जाने के बाद उन्हें गाय की हड्डी और गोबर के साथ मिलाकर रखा जाना चाहिए। निष्कर्ष यह कि इस प्रकार के बीजों का यथाविधि संस्कार कर फिर उनको खेत में बोना चाहिए। बीज बोने के बाद जब उनमें अंकुर निकल जाए तो उनमें छोटी मछलियाँ की खाद छुड़वा देनी चाहिए और उन्हें सेहुड़ के दूध से सींचना चाहिए। सांप की केंचुली और बिनोलों को एक साथ मिलाकर जला दिया जाए। जहाँ तक उसका धुआं फैलेगा वहाँ तक कोई भी सांप नहीं ठहर सकता। बोने से पहले हर एक बीज को सुवर्ण से स्पर्श हुए जल में भिगोना चाहिए और तब बोते समय बीज की पहली मुट्ठी भरकर उक्त मंत्र पढ़ना चाहिए। सुनाध्यक्ष प्रतिष्ठाभ्यामा भयवासिनां च मृग पशु पक्षी मत्स्यानां बंधवध हिंसायामुत्तमं दंडम कार्येत कुटुंबिनां भयवन परिग्रहेषु बध्यमम्।
सरकारी जंगलों या ऋषियों के आश्रम में रहने वाले ऐसे मृग, गेंडा, भैंसा, मोर, मछलियाँ जिनको मारने पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई व्यक्ति उनको मारे, पकड़े या क्षति पहुँचाए तो वध स्थान का अध्यक्ष उसे उत्तम साहस दंड दिलवाए। कोई राज परिवार के व्यक्ति उस आज्ञा का उल्लंघन करे तो उन्हें मध्यम साहस दंड देना चाहिए। पक्षी और मछली जैसे अहिंसक प्राणियों को पकड़ने, प्रहार करने या मारने वाले व्यक्ति को पौने 27 पन का दंड दिया जाए। जो व्यक्ति मृग और पशुओं का वध करे उसको दुगने 53.5 पन दंड दिया जाना चाहिए। जो हिंसक जानवर हो, जिनका कोई मालिक न हो, जो सरकारी जंगलों या ऋषि आश्रमों के न हो, उनका जो शिकार करे उसे सुनाध्यक्ष 6ठा हिस्सा सरकारी टैक्स के रूप में ले ले। उसी प्रकार मछली तथा पक्षियों का 10वां हिस्सा या उससे कुछ अधिक और मृग आदि पशुओं का भी 10वां हिस्सा या उससे कुछ अधिक और मृग आदि पशुओं को भी 10वां हिस्सा या उससे कुछ अधिक राजभाग ले लेना चाहिए। अनरक्षित जंगलों से पकड़े हुए पक्षी और मृग आदि का 6ठा भाग लेकर उन्हें सरकारी जंगलों में छोड़ देना चाहिए। समुद्र में पैदा होने वाले हाथी, घोड़े, पुरुष, बैल, गधा आदि की आकृति वाले मत्स्य, सारस आदि जलचर प्राणी, तालाबों, झीलों, नदियों, नहरों में पैदा होने वाली मछलियाँ, क्रोंच, टिटहरी, जलकौआ, हंस, चक्रवाक, जीवजीवक, भृगराज, चकोर, मत्कालीन, मोर, तोता, मदन मैना, बुलबुल, तीतर, बटेर, मुर्गा आदि कीड़ा योग्य पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। इनको कोई मारे पकड़े तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाना चाहिए। मृग और पशुओं की हड्डी रहित ताज़ा मांस बाजार में बेचना चाहिए। मांस यदि हड्डी सहित हो तो हड्डी के वजन का अधिक मांस दिया जाना चाहिए। यदि मांस तौलने में कोई कपट किया जाए तो तौलने वाले से 8 गुना मांस दंड रूप में वसूल करना चाहिए, जिसमें 8वां हिस्सा खरीदार का और बाकी 7 हिस्से सोनाध्यक्ष के हैं। पशुओं में मृग, बछड़ा, सांड और गाय, इन्हें कभी नहीं मारना चाहिए। जो व्यक्ति उनमें से किसी एक को भी मारे वह 50 पन का दंड भागी है। दूसरे पशुओं को यातना देकर मारने वाले व्यक्तियों पर भी 50 पन जुर्माना लगाना चाहिए। कसाई खाने से बाहर मारे हुए जानवरों का मांस, सिर, पैर और हड्डी रहित मांस, बदबू वाला मांस, रोग आदि का स्वयं मरे हुए जानवर का मांस बाजारों में न बेचा जाए। जो इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाए उस पर 12 पन जुर्माना कर दिया जाए। राजरक्षित जंगलों के हमलावर जानवर, नीलगाय, पशु, मृग और मछली आदि वनचर, जलचर प्राणी यदि सुरक्षित जंगलों से बाहर चले जाएं तो उनको तो मारा या पकड़ा जा सकता है। वैश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि रूप यौवन से संपन्न एवं गायन वादन में निपुण स्त्री को, चाहे वह वेश्या कुल से संबंध हो या न हो, 1000 पन देकर वेश्या के कार्य में नियुक्त करें। इसी प्रकार दूसरी गणिकाओं को नियुक्त किया जाए और 1 सहस्त्र पन में से आधा उन्हें तथा आधा उनके परिवार को दिया जाए। यदि कोई गणिका दूसरी जगह चली जाए या मर जाए तो उसकी जगह उसकी लड़की या बहन नियुक्त करके परिवार का पोषण करे अथवा उसकी माता उसकी जगह किसी दूसरी गणिका को नियुक्त करे। यदि ऐसा भी संभव न हो सके तो उसकी संपत्ति को राजा ले ले। वेश्याओं की 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। सौंदर्य तथा सजावट में कमसल कनिष्ठ वेश्या का वेतन 1000 पन, सौंदर्य तथा सजावट में उससे अधिक अच्छी मध्यम वेश्या का वेतन 2000 पन और हर एक बात में चतुर उत्तम वेश्या का वेतन 3000 पन होता है। कनिष्ठ वेश्या छत्र तथा इत्र दान लेकर राजा की सेवा करे, मध्यम वेश्या पालकी के साथ रहकर राजा को व्यजन करे और उत्तम वेश्या राज सिंहासन तथा रथ आदि के निकट रहकर राजा की परिचर्या करे। जब गणिकाओं का सौंदर्य जाता रहे, उनकी जवानी ढल जाए, तब उन्हें मातृका के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए। जो गणिकाएँ राजवृत्ति से अपने को मुक्त करना चाहें वे राजा को 24,000 पन देकर स्वतंत्र हो सकती हैं। यदि वेश्या पुत्र राज सेवा से निवृत्त होना चाहे तो वह 12 पन अदा करे। यदि वह मुक्त होने का मूल्य अदा करने में असमर्थ हो तो 8 वर्ष तक राजा के यह चारण का कार्य कर अपने आप को मुक्त कर सकता है। गणिका दक्ष को चाहिए कि वह वेश्याओं के भोगदान प्राप्त हुई आमदनी, माता से मिला धन, भोगदान के अतिरिक्त आमदनी और भावी प्रभाव आदि को रजिस्टर में दर्ज करता रहे
और उन्हें अधिक खर्च करने से रोकता रहे। यदि कोई पुरुष कामना रहित कुमारी पर बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस दंड देना चाहिए। जो इच्छा करने वाली कुमारी के साथ बलात्कार करे उसे भी प्रथम साहस दंड दिया जाना चाहिए। नट नर्तक आदि पुरुषों को धन का लालच देकर राजा अपने वश में कर ले और तब अनेक भाषाएं बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने वाली उनकी स्त्रियों को शत्रु के गुप्तचरों का वध करने तथा उनको विवश वासनाओं में फंसाने के लिए नियुक्त कर दे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।